यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका, यहाँ पर टेस्ट देखेंगे 23 नंबर टेस्ट बीपीएससी का है जो, ठीक है 23 नंबर टेस्ट है और हम लोग 22 नंबर पेपर देख चुके हैं और ये सब यहाँ पर फुल लेंथ पेपर चले हैं, ठीक है। इसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग 24 नंबर भी करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग सुबह देखा है कि जो BCW है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, इसको हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 2 देखा है जो एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट टेस्ट हो रहे हैं वो, ठीक है, जो पेपर पोस्टपोन होने के बाद। और 2 करीब पेपर हम लोग देख चुके हैं एडिटोरिया की भी, और एडिटोरिया का एक तो पहला फ्री पेपर था, है ना, सेकंड यहाँ पर जो उनके द्वारा था, उनके द्वारा पहला पेपर माना गया है, और दूसरा पेपर जो अब आएगा हो चुका है वो मैं भी आपको 1 से 2 दिन में कराऊंगा कवर, मुझे मिलते ही, ठीक है। तो जब तक हम लोग ये सब पेपर कवर करते हैं जो छूटे हुए हैं, ठीक है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन, दृष्टि का क्वेश्चन है और 23 नंबर पेपर का पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं बोला है, कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है बताना है। तो देखो यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला बोला है लिथियम। लिथियम क्या होगा, लिथियम आपका हो जाएगा यहाँ से ये जोहान ऑगस्टस आर्क्सविड्सन, करेक्ट है। सेकंड रुबिडियम रॉबर्ट बंसन। फ्रांसियम मर्कुराइट पेरे, ये भी करेक्ट है। चौथा जो आपका है यहाँ पर ब्रोमिन कॉर्लोविच कॉर्लॉस, नहीं होगा क्योंकि जो ब्रोमिन है, ब्रोमिन यहाँ पर इसकी खोज एंटोनियो जोरोम बॉलार्ड ने की थी, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी, कब की थी, 1826 में, राइट। तो इसका 200 साल पूरा हो चुका है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेनकोट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग करते हैं जिससे यहाँ पर पानी अंदर नहीं जाता है। आंसर क्या होगा, वही छाता में भी ऐसे होता है जो हमारा अम्ब्रेला होता है उसमें। तो क्या होगा इसका आंसर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका सही आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये रेनकोट, हैंडबैग, ठीक है, विनाइल फ्लोरिंग जो होता है, पानी के पाइप का निर्माण, इस सब में यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। और जो ग्लाइपटल होता है, ग्लाइपटल का उपयोग क्या होता है, करेक्ट आंसर तो यहाँ से ए नंबर होगा। लेकिन ग्लाइपटल जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेंट और लेकर के जो निर्माण होते हैं उसमें। पॉलीस्टाइरिन में क्या करता है, पॉलीस्टाइरिन में इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, है ना, खिलौने, रेडियो, टेलीविजन, सब के निर्माण में करते हैं। क्वेश्चन 3 आते हैं, धातुओं के निम्नलिखित संबंध में कौन सा कथन गलत है। वे मूल ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब धातु जो होते हैं कह रहा है कि वे मूल ऑक्साइड बनाते हैं, पहली बात क्या होगी। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक नहीं होती है, क्योंकि जो उनकी विद्युत ऋणात्मकता होती है ये कम होती है। और उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है धातु की, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, धातु में विद्युत ऋणात्मकता की अधिकता बोला है। ये गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अधातु होते हैं, अधातु, उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि धातुओं में क्या होती है, धातुओं में ये कम होती है। ये बात याद रखना है, बाकी सभी के स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सेकेंड बात गलत होगी। आगे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर, समतापी प्रक्रिया क्या होती है। समतापी प्रक्रिया वह है जिसमें, समतापी प्रक्रिया वह है जिसमें क्या, जिसमें परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि समतापी अभिक्रिया एक खीसी अभिक्रिया है जिसमें परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। और समतापी अभिक्रिया क्या होती है, ये खीसी अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रहता है, ठीक है। और समआयतनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो समआयतनिक अभिक्रिया होती है ये किसी खीसी अभिक्रिया और जिसके दौरान परिवर्तन के दौरान आयतन स्थिर रहता है, और इस प्रक्रिया में गैस का आयतन हमेशा स्थिर होता है। और इस ऊष्मागतिकी अभिक्रिया में किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। एडियाबेटिक अभिक्रिया ये खीसी अभिक्रिया है जिसमें कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो। क्वेश्चन 5 है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में विचार करना है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, पहली बात 5वें का स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है। इसमें लाल रंग का लौह युक्त जो जटिल प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिलीमीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 5वें का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है पीलिया रंग, जो है मुख्य रूप से पीलिया मुख्य अंग है जिसका क्षतिग्रस्त लाल रंग कोशिकाएं नष्ट करना होता है। मतलब कहने का पीलिया जो मुख्य अंग है जहाँ क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। सेकेंड बात
ये भी करेक्ट है। दोनों बातें से करेक्ट हैं क्योंकि प्लीहा मुख्य अंग यहाँ पर जहाँ पुरानी जो क्षति गैस कोशिकाएं होती है वो नष्ट कर देता है और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 100 से 120 दिन होता है। करेक्ट आंसर दोनों सही है। पांचवें का सी नहीं बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को लेकर के आदान प्रदान को जिम्मेदार होगी। क्या हो जाएगा बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा छठे का यहाँ से ये एल्वियोली, इसका सही आंसर होगा बी। एल्वियोली श्वसन वृक्ष के जो अंत है उसमें स्थित सूक्ष्म गुब्बारे के आकार की संरचना होती है। वे सांस लेने के दौरान प्रसारित होती है और ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं एवं सांस छोड़ने के दौरान संकुचित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करती है। आंसर छठे का क्या हो जाएगा बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला है निम्नलिखित युग्मों में से जीव विज्ञान की शाखाएं कौन से सम्मिलित नहीं करती है। कौन सम्मिलित नहीं करती है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर ये जेरोंटोलॉजी श्वसन का स्वप्न का अभाव या स्वप्न का अध्ययन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। जेरोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की वृद्धावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन किया जाता है उसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आगे आते क्वेश्चन 8वां नंबर है। संतत्व वसा का संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है। 8वें में गलत बताने कौन सा होगा। संतृप्त वसा समानता कमरे के तापमान पर तरल होती है। पहला क्या होगा। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। करेक्ट है। करेक्ट नहीं है, गलत है 8वें का पहला। क्यों। क्योंकि संतृप्त वसा समानता कमरे के तापमान पर क्या होती है ठोस होती है, तरल नहीं होती। ध्यान रखना स्टेटमेंट को। सेकेंड बात संतृप्त वसा बिना नुकसान पहुंचाए उष्मा सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उसमें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है। ये बात करेक्ट है। तीसरा है संतृप्त वसा के समान उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल और नारियल है। ये नारियल तेल हैं। गलत है क्योंकि संतृप्त वसा के समान उदाहरण मक्खन और नारियल होते हैं और असंतृप्त वसा आमतौर पर कमरे के तापमान में तरल और इसमें एक सैंपल होता है जैसे मछली का तेल और वनस्पति तेल किसमें असंतृप्त वसा में। लेकिन यहाँ बात कर रहा है संतृप्त वसा की, तो गलत हो जाएगी। अब पूछा क्या है गलत कौन सा है, तो एक और सी, मतलब ए और सी इसका गलत है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। फ्रक्टोज 9वां। फ्रक्टोज क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा। ठीक है। उसके बाद सुक्रोज समान टेबल शुगर है। उसके बाद लैक्टोज दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में पाई जाती है। उसके बाद क्या होगा मल्टोज आमतौर पर जौ के दानों में पाई जाना। करेक्ट आंसर 9वें का बी करेक्ट है। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई एसआई इकाई है। कौन सी एक मूल एसआई इकाई है बताना है। आंसर 10वें का हो जाएगा लंबाई, इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको बोलते हैं एसआई। इसमें 7 मूल इकाइयाँ होती हैं जो भौतिक मात्रा को मापने के आधार बनाती है। क्षेत्रफल, आयतन, दूरी व्युत्पन्न मात्रक हैं। क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर मापते हैं और लंबाई से लिया जाता है। आयतन को घन मीटर में या मीटर क्यूब में मापते हैं और ये भी लंबाई से प्राप्त होता है। और दूरी आमतौर पर लंबाई के माप को संदर्भित करती है, लेकिन एसआई प्रणाली में अलग मूल इकाई नहीं है। आंसर 10वें का बी। क्वेश्चन 11 है किसी ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किसके द्वारा निर्धारित होती है। ये निर्धारित होती है किसके द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगी आयाम के द्वारा होती है, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता या मृदुता जो होती है मुख्य रूप से उसके आयाम पर निर्भर करती है जो ध्वनि तरंग की ऊंचाई होती है। ठीक है। और आयाम इस बात से प्रभावित होता है कि किसी वस्तु को कंपन करने के लिए कितना कठिन बनाया जाता है। राइट। जैसे जैसे ध्वनि तरंग अपने स्रोत से दूर जाती है वैसे फैलती रहती है और जिससे उनका आयाम क्या होता है प्रबलता दोनों कम हो जाती है। फैलेगा तो कम होगी और यही कारण है कि ध्वनियाँ स्रोतों से जितनी दूर होती है उतनी ही मृदु होती जाती हैं। आंसर 11 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 नंबर है हीरे की चमक किसका परिणाम है। हीरे की चमक जो है यह परिणाम है 12वें का सही आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर होगा। 12वें का डी करेक्ट आंसर है। हीरे अपनी अद्भुत चमक के लिए जाना जाता है और उसकी चमक मुख्यतः प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। और हीरा वायु अंतराप्रवेश के लिए क्रांतिक कोण करीब यहाँ पर लगभग 24.4 यह बहुत छोटा है, इसलिए एक बार जब प्रकाश हीरे पे प्रवेश करता है तब उसमें क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की काफ़ी संभावना होती है। आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ से 12वें का
डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। ठीक है, कम कर दिया है, तार के प्रतिरोध में क्या होगा, जो तार है उसके प्रतिरोध में क्या होगा बताना है आपको। 13 का आंसर हो जाएगा, जो तार का प्रतिरोध है ये वृद्धि हो जाएगी, इसमें क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। 13 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रतिरोध यह मापता है कि कोई वस्तु विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करती है। इसे प्रतीक आर के द्वारा दिखाते हैं, सिंबल आर से दिखाते हैं इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन 14 नंबर है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ओम मीटर या ओम होती है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई ये मापता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। और एक ओम मीटर या एक ओम को प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विद्युत क्षमता के 1 वोल्ट को लागू करने के वर्तमान के 1 एम्पियर के प्रवाहित करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य है। पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये होगा हृदय के झटके से बचाना। सी क्या 15 का सही आंसर है, क्योंकि 2 परतों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जो घर्षण को कम करने के लिए सहायता करता है, जिसमें हृदय धड़कता है और आसानी से चल सकता है। जो पेरिकार्डियल है, 1-2 स्त्री झिल्ली है जो हृदय को घेरे रहती है, और ये शारीरिक झटके जो होते हैं उसके विरुद्ध एक कुशन के रूप में कार्य करके महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। आंसर यहाँ से 15 का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं 16 नंबर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या। यह है आरएनए का डीएनए में रूपांतरण, क्योंकि एक प्रयोगशाला में विधि जिसका उपयोग विश्लेषण के लिए एक विशिष्ट अनुवांशिक अनुक्रम में कई प्रतियां बनाने के लिए करते हैं। यह आरएनए के एक विशिष्ट टुकड़े को डीएनए में मिलाने वाले टुकड़े में बदलने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करता है। फिर डीएनए ने इस टुकड़े को डीएनए के पॉलीमरेज नामक एक अन्य एंजाइम द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। प्रवर्धित डीएनए प्रतियां यह बताने में मदद करती है कि एक जीन द्वारा एक विशिष्ट एमआरएनए अणु बनाया जा रहा है या नहीं। आंसर क्या होगा, 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17, विटामिन की कमी और यहाँ पर इसकी बीमारियाँ क्या होंगी 17 में। देखो देखते हैं, विटामिन ए रतौंधी, ठीक है, B1 आपका बेरी, ठीक है, B3 आपका हो जाएगा, B3 जिसमें नहीं दे रखा है, विटामिन सी दे रखा है, सी आपका स्कर्वी, डी रिकेट्स। सही आंसर 17 का सी। क्वेश्चन 18, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। 18 डाउन सिंड्रोम होता है अतिरिक्त गुणसूत्र 21, इसके बी 18 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 19 का सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, करेक्ट आंसर 19 का ए यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन एक वयस्क मनुष्य लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक आता है। ठीक है, और ये उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे स्थिर होता है, और इसमें 2 लोब होते हैं। यकृत लोबयुक्त संयुक्त यकृत की संरचनात्मक और कार्यशील इकाइयाँ हैं, जिसमें रज्जु के रूप में व्यवस्थित यकृत कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, SHREST श्रेष्ठता योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ये संबंधित है अनुसूचित जाति में छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, 20 का सही आंसर होगा। और ये जो है जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये CBSE और राज्य संबंध के अन्य जो स्कूल हैं उनकी कक्षा 9 से 11 के प्रदेश सुविधा को देती है। 20 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से पात्र छात्र वे हैं जो कि मतलब वे छात्र यहाँ पर पात्र होंगे जो कक्षा 8 या क्लास 8 से 10 तक पढ़ने वाले SC समुदाय से होंगे, जिनकी वार्षिक परिवार है 2.5 लाख रुपए करीब तक है। और ये योजना हाशिए के पढ़े SC छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक जो सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करेगी, बी आंसर है। 21 आते हैं, इसमें बोला है हाइड्रोकार्बन के संबंध में विचार करना है। संतत हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स भी कहा जाता है। 21 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वह हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध
या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, दोनों बातें करेक्ट हैं। और जो हाइड्रोकार्बन त्रिअबंधित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है, जिनका समान सूत्र CN है ना, और H2N-2। ये आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को रोकेगी? 22वें का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये एंटीसेप्टिक इसका सही आंसर है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान सकते हो डिटॉल, एक क्रीफ्लेविन, आयोडीन, मिथिलीन नीला, ये और ये सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और जीवित ऊतकों को भी जहरीले साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है? कवकनाशी का उदाहरण इनमें से कौन है? 23 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, बी करेक्ट है, बोर्डो मिश्रण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कवकनाशी इनका उपयोग कवक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बोर्डो मिश्रण, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, थीरम करेक्ट आंसर यहाँ से 23 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्लिया उसके नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का, बताओ। 24 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर है ट्राइनेट्रोफिनॉल, इसका सही आंसर होगा। ट्राइनेट्रोफिनॉल TNT ये एक विस्फोटक है और इसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 25, इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? 25 में अदिश राशि इनमें से नहीं है, सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग क्या है? संवेग आपके यहाँ से सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जो परिमाण और दिशा दोनों द्वारा परिभाषित होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल में विस्थापन, बल, संवेग, यहाँ पर संवेग दे रखा है तो सदिश राशि हो गई। और अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे भौतिक राशि होती हैं जो केवल परिमाण द्वारा परिभाषित होती हैं और कोई दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल दूरी, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब होती हैं। 25 का डी। 26 आते श्यानता के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? ये तरल गैस दोनों का गुण होता है। 26 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये द्रव और गैस दोनों का गुण होता है। गैसों की श्यानता द्रव की श्यानता से काफ़ी कम होती है और एक आदर्श गैस या आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप एग्जाम्पल याद रख लो। 27 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से नवपाषाण काल से लेकर ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों तक का 5 स्तरीय सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुआ है? कहाँ से? आंसर 27 का हो जाएगा ये लहुरा देव, ए सही आंसर है। लहुरा देव में हाल ही में खुदाई में संकेत मिला था ये। और इस स्थल में नवपाषाण काल से लेकर आरंभिक जो शताब्दी है ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आते हैं 28 नंबर। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 28 में, करेक्ट आंसर 1849 में। कभी थी 1849 में, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में थी और दादा बुआ पांडुरंग मेहताजी, दुर्गाराम और अन्य लोगों ने इस गुप्त समाज के रूप में शुरू किया था इसे, और समान रूप से हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए काम करता था। संगठन की विचारधारा मानव धर्म सभा से काफ़ी हद तक मेल खाती थी। यह मानने के अलावा कि एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए, और यह समाज भी कहता है कि वास्तविक धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित है। तर्कसंगतता होती है, उसके साथ साथ विचार की स्वतंत्रता भी प्रोत्साहन करता था। मंडली के संस्थापक मुख्य रूप से जाति नियम को तोड़ने में रुचि रखते थे और उनकी बैठक निचली जाति के लोगों द्वारा पकाई गई भोजन सदस्यों द्वारा ग्रहण की जाती थी, याद रखना है। और इन मंडलियों में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की भी वकालत परम मंडली के द्वारा यहाँ पर मौजूद थी। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। 28 का बी। 29 नंबर है, 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी, कहाँ पर? 29 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में उन्होंने अपनी विद्वतापूर्ण व्याख्याओं से लोगों पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने अपने
उद्घाटन व्याख्यान के मुख्य भाषण में अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन का आवश्यकता को संदर्भित किया था और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या होगा। पहले यहाँ से बोला है देव समाज क्या हो जाएगा, ये शिवनारायण अग्निहोत्री। अगला है धर्म सभा, है ना, धर्म सभा राधाकांत देव, ठीक है। अगला राधा स्वामी आंदोलन तुलसीराम और अरूपीपुरम नारायण गुरु, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट होगा, हाँ ये करेक्ट है 30 का। 31 है निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी का प्रतिपादन किया था। करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा, ये प्रतिपादन किया था किसने, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। ये एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि ह्यूम ने कांग्रेस का गठन इस विचार से किया था कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व साबित होना, और इसी उद्देश्य से उन्होंने लॉर्ड डफरिन के कांग्रेस गठन में बाधा न डालने के लिए मना किया था। क्वेश्चन 32 नंबर 32, कोमागाटामारू घटना निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आंसर 32 का हो जाएगा, इसने बढ़ावा दिया पंजाब। क्या होगा, डी 32 सही आंसर है। क्वेश्चन 33, तारीख फरिश्ता लिखी गई थी किसके द्वारा। तारीख फरिश्ता लिखी गई थी मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। इसे मोहम्मद कासिम हिंदू शाह उर्फ फरिश्ता ने लिखा है, ठीक है। और फरिश्ता ने मुगल साम्राज्य और दक्कन क्षेत्र के मध्य गतिविधियों को दर्ज किया था। दक्कन में कई मुस्लिम अभियान में सेवा करते हुए फरिश्ता ने घटनाओं की प्रत्यक्ष अवलोकन किया और निजामुद्दीन अहमद ने ऐतिहासिक विवरण को समृद्ध किया था और दक्कन में मराठा शासन में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। 33 ए करेक्ट है। 34 कौन सा भारतीय नेता होम रूल लीग की शुरुआत की थी। 34 का जो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। होम रूल लीग के प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीयों की कम आक्रामक लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रतिक्रिया की तुलना में अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया थी, जिसने गदर का रूप लिया था। और आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर 2 भारतीय होम रूल लीग स्थापित किए गए थे और उन्होंने आक्रामक नीति की एक नई प्रवृत्ति को उद्भव और प्रतिनिधित्व किया था और इन्हीं पेशेंट बाल गंगाधर तिलक इस नई प्रवृत्ति के प्रणेता थे। 35 नंबर बहावी आंदोलन की नींव रखी थी किसने। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रखी थी 35 सही आंसर ए सैयद अहमद ने। बहावी आंदोलन मूलतः एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी नींव रायबरेली के सैयद अहमद ने रखी थी, जो सऊदी अरब के अब्दुल बहाव और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह शिक्षाओं से प्रेरित था। सैयद अहमद ने इस्लाम के पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम समाज की वापसी की वकालत की थी, जैसा कि पैगंबर के समय अरब में था। 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 36 नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं क्या होगा। पहला यहां से दे रखा है कि सूची 1 सूची 2 में टीटू मीर, है ना, टीटू मीर आपको हो जाएगा क्या, नारकेलबेरिया विद्रोह, है ना, ये करमसा आपको हो जाएगा यहाँ से पागलपंथी एक अर्ध और धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना करमसा ने की थी। यह मुख्य रूप से मयम सिंह जिले के हाजुंग और गारो जनजातियों में समाहित करता था, ठीक है ये भी। आगे चक्र विश्नोई, देखो चक्र विश्नोई जो है ये जो एक युवा राजा था जिसने खोंडों का नेतृत्व किया था, ठीक है, जो मानव बलि दमन के नए कर को लेकर अपने क्षेत्र में जमींदारों का प्रवेश को लेकर विरोध करता था, सही है। और टोमासोरा, है ना, टोमासोरा क्या होगा, टोमासोरा के नेतृत्व में इन्होंने पुनः विद्रोह किया था और विद्रोह के कारणों में पुलिस और साहूकारों का उत्पीड़न के नियम थे। और पूर्वी गोदावरी ट्रैक के कोयाओं ने खोंडा सारा प्रमुखों से मिलकर 1803, 1840, 1845, 1858 और 1861
62 जैसे इसमें विद्रोह किया था। सभी यहाँ पर फिलहाल इसका सही है ना। आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। आंसर इसका हो जाएगा 36 में ए करेक्ट है, क्योंकि सब सामने सामने मैच कर रहे हैं इसके। ठीक है। 37 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिला संगठनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। रमाबाई रानडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 37 पहला स्टेटमेंट क्या होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य समाज महिला की स्थापना की थी। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। और रमाबाई सरस्वती ने अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष भारतीय महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप लेडी डफरिन कॉलेज में महिलाओं के लिए चिकित्सा की शिक्षा की शुरुआत की गई थी। और रमाबाई रानडे ने बाद में बंबई में आर्य महिला समाज की एक शाखा की स्थापना की। दोनों बातें सही है। 38 आते हैं 38। इससे बोला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। ये किया था दादाभाई नौरोजी। ए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय मुद्दों को संबोधित करना और अंग्रेजी नीति निर्माताओं को भारतीय कल्याण की ओर प्रेरित करना था। शिशिर कुमार घोष ने वर्ष 1875 में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए जनता के बीच राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य के साथ इंडियन लीग की स्थापना की थी। इंडियन लीग का उद्देश्य था कि भारतीय जनमानस के भीतर राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक जागरूकता की भावना को जागृत करना था। करेक्ट आंसर 38 से 39 बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा। 39 का आंसर हो जाएगा ये की गई थी जोनाथन डंकन द्वारा। जोनाथन डंकन ने हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू जो विद्या है विधि और दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर बल देते हुए 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। वेलेस्ली ने कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और जो रीति रिवाज थे उसमें प्रशिक्षित करने के लिए करीब 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन 1802 में ये बंद हो गया था। क्वेश्चन 40 है 40। रेलवे आयोग का गठन किया गया था। रेलवे आयोग का गठन किया गया था कब। आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर ये 1902 में। ठीक है, 1902 में किया गया था और इसकी सिफारिश से फलस्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 41। मोपला विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोपला के बारे में कौन सा कथन यहां से करेक्ट होगा बताना है आपको। देखते हैं। पहला है 41 में यह बोला है कि मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। पहली बात क्या होगी। पहला स्टेटमेंट यहां से 41 का गलत होगा, क्योंकि मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू होते थे, मुस्लिम नहीं। सेकेंड बात है मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय के मांग के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन किया गया था। क्या होगी सेकेंड बात। सेकेंड बात यहां से ये भी करेक्ट है ना। मतलब पहला तो गलत था, सेकेंड यहां से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जमींदारों के अत्याचार के पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किए थे और मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख जो कारण था लगान की उच्च दरें, नजराना और दमनकारी तौर तरीके। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के रूप में जानते हैं। आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर 42 का सही आंसर हो जाएगा यहां से क्या। सी करेक्ट है ताम्र युग, क्योंकि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में कई क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरी थी और ये गैर नगरीय, गैर हड़प्पाई और इनकी विशेषता प्रस्तर और तांबे के औजार का उपयोग था। इसलिए इन संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता था। ये तीसरा यहां से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 42 का। आगे आते क्वेश्चन 43। धोलावीरा कादिर द्वीप अवस्थित है जो स्थित है कहाँ। 43 का आंसर हो जाएगा यहां से ये गुजरात में। गुजरात के कच्छ में रण में कादिर द्वीप पर अवस्थित धोलावीरा का प्राचीन काल संभावित रूप से उच्च जल स्तर था, जिससे तट के स्थल तक का नाव की पहुंच संभव थी। धोलावीरा की स्थापत्य कला शैली में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था,
जो कभी कभी मिट्टी के ईंटों के साथ जोड़ते थे, जो कि गुजरात हड़प्पा स्लो की खासियत है। और अनहड़प्पा बस्तियों में विपरीत धोलावीरा का लेट आउट अद्वितीय है, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी ईंट के निर्मित तथा एक बाह्य दुर्ग प्राचीर देखने को मिलता था। 43 बी करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ से। 44 आते हैं। एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है। बसाड़ स्थित है। 44 सही आंसर क्या? सी बिहार में। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ में खुदाई के दौरान प्राचीन किलेबंदी का पता चला और बसाड़ एक टैंक की खोज की गई थी, जिसमें लिच्छवियों का राज्याभिषेक टैंक माना जाता है। टैंक के पास पाए गए सिक्कों को टेराकोटा जैसी कलाकृतियां, इसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होने का संकेत मिलता है। करेक्ट आंसर 44 का सी। 45 नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन। नंबर है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में दौरान दक्षिण उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी? आंसर हो जाएगा ये मिली थी, एक तो मथारस और दूसरा वशिष्ठ। दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, 45 का डी यहाँ से करेक्ट है। राइट। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिलता है? आंसर हो जाएगा 46 में पूर्वी लंदन, क्योंकि पश्चिमी दक्कन में जो राजवंश थे उनके कदम, बनास और आलूपास शामिल थे। मैसूर क्षेत्र में पश्चिमी गंगा में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरार्ध से अस्तित्व में आई थी और इस वंश के संस्थापक कोंगू निवर्मन था। यह माधव थे, जिनकी राजधानी कोलार थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य कर्नाटक क्षेत्र में बदामी के चालुक्य का उदय हुआ था। और पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र में एक वंश का शासन था। इसका प्रमाण मिलता जिनके पूर्वज अनंत थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो इलाहाबाद की प्रशस्ति, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से भीतरी स्तंभ शिलालेख। दोनों बातें करेक्ट हैं। 47 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त शिलालेखों में रानियों के नामकरण किया गया था, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे स्कंदगुप्त द्वारा भीतरी स्तंभ शिलालेख और स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति प्राचीन राजनीति में वैवाहिक संबंधों को लेकर महत्व को प्रदर्शित करते थे। और यहाँ पर वाकाटक वंशावली के विपरीत वाकाटक शिलालेख थे आमतौर पर रानियों को संबंध में नहीं होते थे, लेकिन वे 3 वाकाटक शासकों के शासनकाल के दौरान रानी प्रभावती गुप्त के राजनीतिक प्रभाव को प्रकट करते थे। प्रभावती गुप्त जैसी शाही महिलाओं के उपहार देने में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वतंत्र रूप से अनुदान दिया था, जैसे कि प्रवरसेन द्वितीय में मसूदा प्लेटों में देखा गया था, जहां एक अनाम मुख्य रानी ने अनुरोध पर अनुदान दिया। आंसर क्या होगा? 47 का डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। 48 आते हैं। पुलकेशिन रीति के एहुल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से ये उल्लेख है जिनेन्द्र, सी आंसर होगा। कर्नाटक में जैन धर्म प्रमुख था। इसका प्रमाण पुलकेशिन रीति के एहुल शिलालेख से मिलता है, जो जिनेन्द्र के आह्वान में शुरू होता है और मंदिर निर्माण के लिए कवि रवि कीर्ति का श्रेय देता है। जैन मंदिर श्रवणबेलगोला, कोप्पाना, हेलीबेट और जैन शिलालेख आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। तमिलनाडु में पल्लव, चोल और पांड्य शासकों ने उनके दान संबंधी शिलालेख विभिन्न जैन संतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अजंजा नंदी, लिख देता हूँ अजंजा, है ना, अजंजा नंदी, ठीक है, अजंजा नंदी शामिल है, जो संभवतः 9वीं शताब्दी में इंदु सेना और मल्ली सेना जैसे समकालीन के साथ मदुरै में रहते थे। 48 सी। 49 नंबर है, 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री भीतर के व्यापार के लिए बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से 49 का करेक्ट आंसर निकितिन आंसर होगा, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की अवधि के दौरान व्यापार और वाणिज्य कला में फलाफूल यहाँ पर देखा गया था, जैसा कि रूसी यात्री निकितिन ने वर्ष 1469 से 74 के बीच में दक्कन को अपनी यात्रा के दौरान उल्लेख किया था। निकितिन ने बीदर में व्यावसायिक गतिविधियां देखी, जिसमें से कि घोड़े, कपड़ा, रेशम और काली मिर्च व्यापार की जाने वाली
प्राथमिकता वस्तुएं थीं और हिंदू व्यापारी ने क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की प्रमुख भूमिका निभाई थी और वे अरब, खुरासान और तुर्कमेनिस्तान से घोड़ों का आयात करने को लेकर के बताते थे, जबकि चीन से कस्तूरी और फल लाते थे। कस्तूरी और फल नहीं, फर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लाते थे। आंसर क्या होगा? 49 का डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है, विजयनगर राजनीतिक संगठन की एक यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताना है आपको। विजयनगर राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण न्यायंकर प्रणाली शामिल थी। क्या शामिल थी? न्यायंकर प्रणाली। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि न्यायंकर प्रणाली किससे संबंधित थी, ठीक है। 16वीं शताब्दी में इसके दौरान दो पुर्तगाली आगंतुक फर्नांडो नूनीज और डोमिंगो पेस नायक संस्था का विकास और विस्तार से वर्णन किया है और इस पुर्तगाली पर्यवेक्षकों के अनुसार नायकों को रॉयस या केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता था। ये ऐसे साक्ष्य हैं जिसे विशेष रूप से नूनीज ने जो नायक थे उनके द्वारा रॉयस का भुगतान का सुझाव देते थे, जिससे विजयनगर प्रणाली में सामंती दायित्व के बारे में चर्चा छिड़ गई थी। आंसर 50 का ए करेक्ट है। 51 नंबर है, वर्ष 1327 और 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद बिन तुगलक के निर्णय के क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना। सी यहाँ से सही आंसर होगा। सिंहासन पर बैठने पर मोहम्मद तुगलक ने अपने राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में शासन करने में अक्षमताओं को पहचाना। जवाब में उन्होंने 1327 से 28 में दिल्ली संरचना की पदोन्नति करते हुए एक माध्यमिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी के नाम से जानते थे, उसकी स्थापना की थी। और इस पहल का उद्देश्य दौलताबाद में बसने के लिए रईसों, व्यापारियों, विद्वान और अन्य लोगों में समाज के जो विभिन्न वर्ग थे उनको आकर्षित करना था। 51 का सी करेक्ट है। 52 नंबर है, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया था? 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ज्ञानेश्वर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ज्ञानेश्वर ने 1275 से 1296 के बीच इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। और इन्होंने महाराष्ट्र के अग्रणी भक्त संत थे। उन्होंने भगवत गीता पर एक व्यापक टिप्पणी लिखी जिसे लोकप्रिय रूप से ज्ञानेश्वरी कहा जाता था। वे अभंग नामक कई भजनों के रचयिता भी थे और यह मराठी साहित्य के शुरुआती कार्यों में से एक था और इसने महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा की नींव के रूप में काम किया था। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भक्ति और भक्ति में जाति का भेद कोई स्थान नहीं होता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 नंबर, बिहार में नागरिकता संशोधन जो अधिनियम CAA 2019 के बारे में प्राप्त नागरिकता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर क्या होगा 53 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का से ये बी करेक्ट है। सुमित्रा प्रसाद इसका सही आंसर होगा। बिहार के आरा जिले में चित्राटोली रोड निवासी सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा नागरिकता संशोधन अधिनियम और सम्मिलित नियमों के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला बनी है। राज्य की पहली महिला बनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वर्ष 1985 से वीजा पर भारत में रह रही थी और आरा में एक किराना दुकान चलाती थी। उन्होंने नागरिकता को राज्य स्तरीय सक्षम समिति से नागरिकता 2009 के नियम के तहत उपनियम की जो मंजूरी ली है। 53B। 54 इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स द्वारा अनुबंधित सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले में हैं या किस जिले से हैं? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। सोचो क्या होगा, पता होगा। फिफ्टी 54 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में हुआ था और राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं ये, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 55, बाकी इसके बारे में आप जानते ही होंगे। बिहार कृषि विभाग पहल हाल ही में कुफरी चिप्सोना वन को पेश किया गया, ये क्या है? ये आलू की किस्म होगी शायद से, क्योंकि चिप्सोना आलू मिलता है मार्केट में, उसको देख के बता रहा हूँ मैं। तो आंसर 55 का क्या होगा? हाँ, बी करेक्ट है, आलू का। और आलू इसका बहुत अच्छा रहता है चिप्सोना। आप मार्केट से आलू परचेस करोगे ना तो एकदम सॉफ्ट, इसको जब बॉयल करो कि खाओगे या सब्जी बना खाओगे तो एकदम ऐसा ऐसे दबाएंगे ना तो पूरा फट जाएगा एक बार में, है ना। एकदम सॉफ्ट सा बोलते, क्या बोलते हैं, भुरभुरा सा बोलते हैं,
है ना, ये समझ सकते हो। जैसे कि कोई कण मिला के इसे बना के रख दिया गया हो, जैसे बालू समझते हो ना, बालू का एक ऐसे करके टिब्बा बना लो छोटा सा गोल गोल, और उसको ऐसे करो धस जाएगा, वैसा टाइप का लो ये। अच्छा है काफ़ी इसका टेस्ट। तो 55 का बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में श्रम, बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। LFPR 55% और WPR 53.2%, ए करेक्ट आंसर है। 57 बिहार सरकार का भव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है स्वास्थ्य से, हाँ स्वास्थ्य से संबंधित है। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, इसको बोलते हैं भव्य। एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे बिहार के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। ये एक OPD और IPD दोनों सेवाओं का सरल बनाएगा तथा मरीज के पंजीकरण से लेकर जो डिस्चार्ज या छुट्टी होती है उस तक की पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है, और इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यकुशलता और सेवा के वितरण में काफ़ी सुधार होता है। आगे आते बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 11 से 24 के दौरान परिवहन और संचार के क्षेत्र में वृद्धि में बिहार के प्रमुख राज्यों की रैंकिंग क्या थी? बताना। आंसर हो जाएगा, इसकी रैंकिंग थी 58 में। करेक्ट आंसर सी करेक्ट है, तीसरी, ठीक है, क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में 24-25 के अनुसार 11-12 से और 23-24 के बीच परिवहन के संचार की बिहार की प्रमुख भारतीय राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई थी 7.6% की, और ये वृद्धि उत्तर प्रदेश में 10%, कर्नाटक में 7.7% रही थी। सी करेक्ट आंसर 58 का आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया पटना घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है पक्षी अभ्यारण्य से। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षी संरक्षण को प्रयास को बढ़ावा देने के लिए अवैध शिकार की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने पटना में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान पटना घोषणा पत्र जारी किया है। करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, और ये घोषणा पत्र भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग जो है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जिसे भाग लेने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। आगे आते क्वेश्चन 60 भारत के पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदुओं को क्रमशः कौन से स्थान दर्शाते हैं? बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, ये दर्शाता है एक तो गुहार मोती और किबिथु, है ना, क्या होगा? गुहार मोती और किबिथु इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 60 बनाते हैं। मैप में आप देखोगे तो अच्छा समझ आएगा ये। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से उत्तर से दक्षिण को सही क्रम यहाँ पर क्या होगा व्यवस्थित करना है 61 में। सही क्रम यहाँ से हो जाएगा ये, एक तो भावर, ठीक है, उसके बाद तराई, उसके बाद पहला भांगर, डेल्टा, क्योंकि जो भावर है ये हिमालय की तराई में स्थित कंकड़ पत्थरों की सक्रिय पेटी होती है, ठीक है, और तराई भावर के दक्षिण में दलदली और आदर क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर आती हैं, और भांगर जो है ये प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित उच्च भूमि यह कछारी क्षेत्र है, और डेल्टा सबसे दक्षिणी भाग जिसमें सुंदरबन जैसे उपजाऊ क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र ऊंचाई से समुद्र तल की क्रमिक को भौगोलिक संक्रमण की क्रिया को दर्शाते हैं। आंसर सी करेक्ट है। 62 नंबर है, हिंद महासागर के जो द्वीप हैं उसके बारे में विचार करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 62 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक संकीर्ण जल संधि जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है और अलग करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पूरी तरह से प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। सेकेंड बात ठीक सही है। और संपूर्ण द्वीप समूह व्यापक रूप से 9 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है, और जिसके उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप स्थित है। सही आंसर बी, दोनों करेक्ट। 63 आते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 बोला है पर्वतीय दर्रा
और यहाँ पर इसके संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर है 63 में, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हाँ पर्वतीय दर्रे में देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या होगा, रोहतांग दर्रा आपको हो जाएगा कुल्लू और लाहौल स्पीति, ठीक है। उसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 नंबर ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपको हो जाएगा श्रीनगर ले। नाथुला दर्रा आपको हो जाएगा क्या 1, मतलब कहने का कि सिक्किम और तिब्बत। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 63 का एक करेक्ट है। 64 नंबर है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 64 में, बताना है। देखो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है 64 में ये हो जाएगा सिंगरौली, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है जो आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तक है। 65 नंबर 65, अभिकथन है कारणार। काली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है, ठीक है। पहला क्या होगा 65 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहां से गलत है, अभिकथन जो हमारा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काली मृदा जिससे रेगुर मृदा या काली कपास मृदा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के कुछ भागों में विस्तृत है। ये प्रायः चिकनी और गहरी तथा अभेद होती है और शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है। पहला गलत है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पर आर बोला है काली मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, ये बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सिर्फ आर सही होगा, बी यहां से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 66 है 66 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मैच करने वन का प्रकार और यहां पर वृक्ष की प्रजातियां। पहला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनी, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ पर वृक्षों की प्रजातियों में एनी, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, है ना। देखो आबनूस और रोजवुड नहीं दिया, यहाँ पर एनी दिया कि आप यहाँ से डाइवर्ट हो जाए आपका माइंड, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, ये भी आपको नोट करना है। आगे आर्द्र पर्णपाती वन क्या होगा, आर्द्र पर्णपाती वन ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको हो जाएगा कुसुम, महुआ, अर्जुन, शीशम, ये सब शामिल होते हैं, बांस भी शामिल होता है। उष्णकटिबंधीय कटक वन या कंटक वन, इसमें क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा खैर, है ना, और एक्सेलवुड, बेल, पलास, ये सब। आगे चौथा पर्वतीय वन देवदार हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां से सी सही है। 67 है हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों में अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। 67 पहला स्टेटमेंट यहां से सही है। सेकेंड पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है एमएस स्वामीनाथन ने भारत में HYV बीजों को लागू करने के लिए हरित जो क्रांति उसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें यहां पर एकदम सही है। 67 का आंसर 1 और 2 सी। 68 निम्नलिखित देशों को वैश्विक चाय उत्पादन के उनके योगदान के और ही क्रम में व्यवस्थित करना है। बताओ क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका जो और क्रम है वो, देखो पहले तो आएगा चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका। 4 2 3 1 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा।
भारत जो है काली चाय या ब्लैक टी का एक प्रमुख निर्यातक है, हालांकि घरेलू खपत भी काफ़ी अधिक है। ठीक है, करीब उत्पादन का 80% से अधिक। आंसर क्या होगा? 68 का ये करेक्ट है। 69 69 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 69 का सी करेक्ट है, उड़ीसा। भारतीय खनिज जो ईयर है 2021 बुक का, उसमें जो भारतीय खान ब्यूरो था उसमें खनन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की उसके अनुसार उड़ीसा सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य था। करेक्ट आंसर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 70। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख जनजातीय समुदाय का सही युग्म नहीं है, ये सही सम्मिलित नहीं है? आंसर क्या होगा 70 का? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी करेक्ट है, दक्षिणी क्षेत्र लेप्चा गिरिसिया चेंचू। ये गलत है मतलब इसका। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र 70 में, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में आपका टोडा, बगडा, पलायन है ना, इडुला, ये सब होता है। ये गलत हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर 70 का सी करेक्ट है। आगे आते 71। कैगिन, तमराई, लडांग, चेना संदर्भित करते हैं किसको? ये संदर्भित करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा परंपरागत रूप से प्रचलित झूम खेती स्थानांतरण कृषि को, स्थानांतरण जो कृषि होती है इसको, क्योंकि यहाँ पर झूम खेती में भूमि को साफ करने के लिए वनस्पतियों को काटकर और जलाकर हटाया जाता है, जिसके बाद मक्का, जाम, रतालू और कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये सभी नाम झूम के क्षेत्रीय जो रूप है उसको संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर है 72। विश्व के प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, थाईलैंड इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। थाईलैंड वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है, जिसका योगदान करीब 4.8 मिलियन मीट्रिक टन 2022 के वैश्विक उत्पादन को लगभग 31 से 36% है। भारत वर्तमान में विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक है और ये जैविक वैश्विक स्तर पर सामग्री का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। आगे आते हैं क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से फसलों पर विचार करना है। सरसों, मूंगफली, कपास, चना कौन सी रबी की फसलें हैं? यहाँ पर रबी की फसलें। आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक तो सरसों और एक हो जाएगा आपका क्या? चना। 1 और 4 इसका आंसर होगा जो रबी की फसल है। बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा है? शीत महासागरीय धारा है। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा कौन सा? ये है लेब्राडोर धारा शीत महासागरीय धारा है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 75। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप आमतौर पर स्थल मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होता है? आंसर क्या होगा? 75 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी हो जाएगा, यारडांग। यारडांग पवन की दिशा में जो नरम चट्टानों में काटे गए समानांतर गर्त होते हैं जो कटकों द्वारा अलग किए गए थे, और यारडांग की दिशा प्रचलित पवन दिशा में संकेत दे सकती थी। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 76 है पृथ्वी के वायुमंडलीय परत में उसके संबंध में विचार करना है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 76 का करेक्ट है। 76 का पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित होती है और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, पहला गलत हो गया। सेकेंड बात है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि क्षोभ मंडल औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है, लेकिन तापमान और संवहन में अंतर के कारण इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक कितनी, लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास, और ध्रुवों पर कम, लगभग कितनी, 6 किलोमीटर पर। आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर 76 का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर
76 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है, 1 to 76। अब आगे करेंगे 77 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पार्ट 2 भी देखना है, और पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको टॉपिक, जैसे यहाँ पर वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के बारे में क्वेश्चन आया, तो इसके जितना भी टॉपिक है पूरा जाके आप रीड करो अच्छे से इसका, और जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सब जाके पढ़ो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो 75 में आपका स्थल रूप आपके आ गए, स्थल रूप क्या होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसे निर्मित होते हैं, ये सब जाके पूरा डीप में आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस साथ में जो महेश बनवाल की जो बुक है, ये दोनों साथ में पढ़नी है, तो आपको सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो ये सब चीज़ें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ना है तो बाकी आपको यहाँ पर देख लेना क्या क्या आपको करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड करते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो आप जो अपना चैनल यूकेटी और डीयूकेटी दोनों पर आप इसको देख रहे हो, ठीक है। दोनों चैनल अपने, दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बैकअप के लिए मैंने चैनल रखा हुआ है, आपको अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो यूकेटी या डीयूकेटी में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एंड करते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर हैं जो क्लासेस, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस का है, फॉरम आईएएस का, वो मैं करा रहा हूँ सिर्फ अपने यूकेटी चैनल पर, क्योंकि अदर चैनल पर नहीं करा सकता वो, क्योंकि उनकी परमिशन से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, है ना, और डीयूकेटी में नहीं करा सकता वो। तो ऐसे कुछ रहेंगे, तो यहाँ पर इस वजह से कहता हूँ बैकअप के लिए आप इसको ज्वाइन कर लो, जहाँ पर वो नहीं रहेगा तो दूसरे में रहेगा वो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।